सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बच्चों संधि। संधि सिर्फ आपकी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है बच्चों, बल्कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस बनकर आते हैं, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक समझें। संधि में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी परिभाषा। दो वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण यानी कि बच्चों अक्षर, मतलब संधि में अक्षरों का मेल होता है। ये याद रखना बच्चों, इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था समास, उसमें शब्दों का मेल हो रहा था, जबकि संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का। संधि में जो दो शब्द पास में आते हैं तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर दूसरे शब्द के पहले अक्षर से मिलता है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। यदि इसकी परिभाषा लिखने के लिए आए तो आप इतना भी लिखेंगे तो पर्याप्त होगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा के बाद में हम आते हैं संधि के प्रकार पर। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें बच्चों कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। लेकिन जो स्वर संधि होती है इसके प्रकार कितने होते हैं? 5। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और संधि के कितने प्रकार होते हैं, और दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं 3 और 5। तो याद रखना, संधि के प्रकार होते हैं 3 और स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी ये मत लिख लीजिएगा कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। संधि के 5 प्रकार नहीं होते, संधि के सिर्फ 3 प्रकार होते हैं, लेकिन जो संधि का पहला प्रकार है स्वर संधि, उसके 5 प्रकार होते हैं। अब हम समझ रहे हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये इसे एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि स्वर संधि के 5 प्रकार बच्चों कौन से होते हैं। उसके बाद हम एक एक प्रकारों को ध्यान से समझेंगे ताकि हमसे मिस्टेक नहीं हो। अधिकतर तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्वर संधि के प्रकारों में और उनको पहचानने में ही होती है कि भाई कौन से स्वर कब मिल रहे हैं तब कौन सी संधि। अब इन 5 प्रकारों को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पढ़ते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब ये आवश्यक है कि पहले शब्द का आखिरी अक्षर भी स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर होना चाहिए। मतलब दो स्वर वर्ण जब आप पास में आते हैं और जब वो मिलते हैं तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। जब ये 11 स्वर बच्चों आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। तो पहला प्रकार है बच्चों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की क्या पहचान है? कि यहाँ पर सजातीय वर्णों का मेल होता है। सजातीय मतलब एक ही जाति के, जैसे ये अ और आ एक ही जाति के हैं, ई और ई एक ही जाति के हैं, उ और उ एक ही जाति के। तो आप ये क्लियर समझ लीजिए कि जब अ और आ का आपस में मेल हो या ई का आपस में मेल हो या उ का आपस में मेल हो, वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये ए और ओ भी एक जाति के, लेकिन आप ध्यान रखना कि दीर्घ संधि में मेल कहाँ तक होगा? खाली अ से लेकर तो ऋषि तक। आया समझ? उ तक। अ से मिलेगा, ई से मिलेगा और उ से मिलेगा। दीर्घ संधि में मेल खाली आपका यहाँ तक होगा, अ से लेकर तो उ तक। और सजाती आपस में मिलेंगे आ से, ई से और उ से। जैसे विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। विद्या में क्या है? अ है, आलय में भी क्या है? आ है। ये दोनों मिलके दीर्घ हो गए, आ विद्यालय, थोड़ा सा स्वर खींचा गया। हरि प्लस ईश इक्वल टू हरीश। हरि में छोटा ई, ईश में बड़ा ई, ये दोनों ई मिलकर यहाँ पर स्वर्ग थोड़ा सा दीर्घ हो गया, बड़ी की मात्रा लग गई, तो यहाँ पर सजाती मिल रहे। देखो यहाँ अ से मिला, यहाँ ई से मिला। भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय। यहाँ भी ऊ छोटा था, यहाँ भी ऊ छोटा था, दोनों छोटे छोटे ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि में क्या होता है बच्चों? सजाती वर्ण मिलते हैं और वे उनके मेल से परिवर्तन कैसा हो जाता है? दीर्घ, थोड़ा सा स्वर आपका खींचा जाता है। इसके अन्य भी उदाहरण के आप अपने बुक में से प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन ये भी पर्याप्त है। इसमें तीनों के एक अ का, एक ई का और एक उ का उदाहरण मैंने यहाँ पर
लिखा है। अगली संधि आती है बच्चों आपकी गुण संधि। हम संधि को बिल्कुल लाइन से समझ रहे बच्चों। पहली संधि हमने समझी थी दीर्घ संधि, जिसमें सजाती मिलते हैं, मतलब अ से लेकर उ तक। अब समझ रहे हैं बच्चों हम गुण संधि। जब अ आ का मेल, मतलब अभी भी पहले शब्द के आखिरी अक्षर कौन से रहेंगे बच्चों? अ और आ ही रहेंगे। ये बात ध्यान से रखना। जैसे आप ये समझ लीजिए कि पहले शब्द के आखिरी अक्षर अभी भी अ ही रहेंगे, और दूसरे शब्द के पहला अक्षर कौन कौन हो सकता है? ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, और ऋषि भी। अब अपन एक कदम और आगे बढ़ गए। अब जो गुण संधि है उसमें मेल ऋषि तक होगा। अभी दीर्घ संधि में उ तक हुआ था, लेकिन अब जो गुण संधि उसमें ऋषि तक होगा। मतलब पहले शब्द के आखिरी अक्षर तो अ ही रहेंगे, लेकिन वे ई से भी मिल सकते हैं, उ से भी मिल सकते हैं, और ऋषि से भी मिल सकते हैं। इनमें परिवर्तन किस प्रकार का होगा बच्चों? देखो, जब अ ई से मिलेगा तो बन जाएगा ए, जब ये अ उ से मिलेगा तो बन जाएगा ओ, और जब ये अ ऋषि से मिलेगा तो यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, वो अर्र हो जाएगा। क्या हो जाएगी उसकी ध्वनि? अर्र हो जाएगी। इन तीनों के उदाहरण बच्चों यहाँ दिए हैं। जैसे महेंद्र, महा प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र। अब बच्चों देखो, महा में क्या है? आ है। इंद्र में क्या है? ई। ये आ ई से मिलकर क्या बन गया बच्चों? ए बन गया। यही मैंने बताया था कि जब अ ई से मिलेगा तो बनेगा ए। अगला उदाहरण है आपका सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय इक्वल टू सूर्योदय। सूर्योदय का भी पहला अक्षर क्या है बच्चों? अ है। दूसरा अक्षर क्या है इसका? उ है, और वो क्या बन गया? ओ। यही बताया था कि जब अ उ से मिलेगा तो बनेगा ओ। उसके बाद में तीसरा उदाहरण है बच्चों महर्षि। महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि। महर्षि में भी पहले शब्द का आखिरी अक्षर है आ, दूसरे शब्द का पहला अक्षर है री। जब ये आ री से मिला तो क्या बन गया बच्चों? अर। यही मैंने बताया था कि जब ऋषि से मिलेगा, जब आ ऋषि से मिलेगा तो वर्णमाला जो स्वर में कोई सा भी अक्षर नहीं रहेगा वो अर्र हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। मैं दोनों संधि को एक और बार रिवाइज कर रही हूँ। दीर्घ संधि में सजाती मिलते हैं, मतलब अ से, ई से और उ से। जबकि गुण संधि में पहले शब्द का आखिरी अक्षर होता है बच्चों आ। ये किससे मिल सकते हैं? ई से भी मिल सकते हैं, उ से भी मिल सकते हैं, और ऋषि से भी मिल सकते हैं। जब अ ई से मिलेगा तो बनेगा ए, जब अ उ से मिलेगा तो बनेगा ओ, और जब अ ऋषि से मिलेगा तो बन जाएगा अर। इस प्रकार से दो संधि कंप्लीट हो गई बच्चों। अब तीसरी संधि है वृद्धि संधि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि, मोटा हो जाना एक तरीके से, है ना। जब लेकिन अभी भी पहले शब्द के आखिरी अक्षर ये अ ही रहेंगे बच्चों। ये याद रखना इन तीनों संधि में, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे गुण हो, चाहे वृद्धि, इन तीनों संधि में पहले शब्द के आखिरी अक्षर अभी भी अ या आ ही रहेंगे। अब ये आ किससे मिल सकते हैं? ये यहाँ तक तो मिल ही चुके हैं ऋषि से, ई उ और ऋषि से ये मिल चुके हैं, लेकिन अब ये किससे मिलेंगे? जैसे मान लो ये अ ए से मिला तो उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, वो बड़ा ए बन जाएगा। जब ये अ ओ से मिला तो वहाँ भी एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, वो बड़ा ओ बन जाएगा। इसके उदाहरण है जैसे सदा प्लस एव इक्वल टू सदैव। अब सदा में क्या था? ये आ ए से मिला तो यहाँ पर देखो बच्चों एक मात्रा की वृद्धि हो गई, ए में अ की मात्रा लग गई। उसी प्रकार से महा प्लस औषध इक्वल टू महौषध। मतलब जब ये आ ओ से मिला तो यहाँ पर भी बच्चों एक मात्रा की वृद्धि हो गई। तो आपको स्पष्ट है कि चाहे वो दीर्घ हो, चाहे गुण हो, चाहे वृद्धि हो, उनमें पहले शब्द का आखिरी अक्षर अ ही रहेगा। जब दीर्घ में तो सजाती मिल रहे हैं, गुण में अ आ का मेल ई से लेके तो ऋषि तक हो रहा है, और वृद्धि में अ आ का मेल ए और ओ से हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो अ आ थे ये अभी तक सबसे मिल चुके हैं। ये तीन संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आती है बच्चों चौथी संधि यण संधि। मैंने ये स्वर यण संधि के ऊपर भी लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब जब मूल स्वर, अब मतलब अपन ने देखा था कि ये आ तो सबसे मिल लिए। दीर्घ संधि में आ ई उ मिले थे, गुण में ये आ ई से लेकर ऋषि तक मिल गए थे, और वृद्धि में ये आ ए और ओ से मिल चुके थे। कहने का मतलब है कि पहले शब्द के आखिरी अक्षर ये अ और आ थे, जो कि पूरी वर्णमाला के सभी अक्षरों से जाकर मिल आए थे। तो अब क्या होगा? अब मूल स्वर, अब बारी किसकी बच्चों? ई उ और ऋषि की। अब ये जो ई उ या ऋषि है ना, दीर्घ स्वर है, ई और उ के इन स्वरों से भिन्न कोई दूसरा स्वर मिलता है। मतलब अब पहले शब्द के आखिरी अक्षर के कौन रहेंगे? या तो ई रहेगा, या उ रहेगा, या ऋषि रहेगा, और बाद वाला अक्षर कोई दूसरा स्वर हो सकता है। तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी कोई परिवर्तन होता है, उसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक इक्वल टू अत्यधिक। अब अति में ये ई है ना, और यहाँ पर अ है। जब मतलब पहले शब्द का आखिरी अक्षर अब क्या है? ई है। मैंने क्या बोला
कि यण संधि में पहले शब्द का आखिरी अक्षर ई, ऊ या ऋषि होगा, ये किसी अन्य स्वर से मिलेगा। तो जब देखो बच्चों ई के बाद में आ आया तो क्या बन गया, वो य बन गया। उसी प्रकार से व्यूह, तो व्यूह में वी प्लस ऊ इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे व्यूह, मतलब जब ई के बाद में ऊ आया तो बन गया वो यू। स्वच्छ, सु प्लस अच्छ इक्वल टू स्वच्छ, मतलब जब ऊ के बाद में आ आया तो वो बन गया व। मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मतलब जब ऋषि के बाद में आया तो वो बन गया र। तो मतलब इसमें परिवर्तन इस प्रकार से होंगे कि जब ई अ से मिलेगा तो बनेगा य, जब ऊ अ से मिलेगा तो बनेगा व, और जब ऋषि अ से मिलेगा तो बनेगा र। इसमें मतलब ध्वनि काय की बनेगी य, व या र की। तो ये संधि स्पष्ट हो गई होगी कि दीर्घ संधि में मतलब ये था कि ये आ तो सबसे मिल लिए, तो अब ई, ऊ और ऋषि की बारी है ये मिलने की सबसे, तो ये ई, ऊ या ऋषि किसी अन्य स्वर से मिलेंगे तो वो किस प्रकार से परिवर्तित हो गए बच्चों, य, व और र के रूप में। अच्छे से समझ आ गए बच्चों। अब 5th नंबर की संधि आपकी अयाधि संधि। यदि ए ओ के बाद में मतलब बड़ा ए छोटा ए ओ और बड़ा ए बड़ा ओ के बाद में कोई अन्य स्वर आए तो ए को अय, ए का आय मतलब बड़ा छोटा ए होगा तो अय हो जाएगा, बड़ा ए होगा तो आय हो जाएगा, ओ का अ हो जाएगा, और अगर बड़ा अ होएगा तो आ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये ई से लेके ऋषि तक भी यण संधि तक सब मिल गए। अब बचे कौन मिलने के लिए, ए और ओ। तो जब ये ए किसी अन्य स्वर से मिलेंगे या ओ जब किसी अन्य स्वर से मिलेंगे तो यहाँ पे आय, आव की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे नायक, ने प्लस अ नायक, अब ने में ए और ये पहले शब्द का आखिरी अक्षर ए है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अ है, जब ए अ से मिला तो क्या बन गया, यहाँ पर आय बन गया। पावक, पो प्लस अ पावक, जब ये ओ अ से मिला तो क्या बन गया, आओ बन गया। उसी प्रकार से नाविक, नो प्लस इक इक्वल टू नाविक, जब ये ओ ई से मिला तो बन गया आओ। इस प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये 11 स्वर हैं अ से लेकर तो ओ तक। जब ये आपस में मिलते, जैसे अ से मिला, ई से मिला, ऊ से मिला, तो वहाँ होगी दीर्घ संधि। आगे अच्छे से समझ में। अब जब पहले शब्द का आखिरी अक्षर अ रे ये ई, ऊ और ऋषि तक मिले तो वहाँ पर होगी गुण संधि। जब पहले शब्द का आखिरी अक्षर अ रे और वो ऋषि तक तो गुण संधि में मिल चुके हैं, वो अगर जैसे ये अ ए से मिले और एक मात्रा की वृद्धि हो जाए, और जब ये अ ओ से मिले और एक मात्रा की वृद्धि हो जाए, वहाँ होगी वृद्धि संधि। अब ये अ सबसे मिल चुके, तो जब ई, ऊ या ऋषि पहले शब्द के आखिरी अक्षर बने और ये किसी अन्य वर्ण से मिले और जब ये य, व और र की ध्वनि में परिवर्तित हो तो वहाँ होगी यण संधि। अब ये ई, ऊ, ऋषि भी सबसे मिल चुके, तो बचा कौन एंड में आपका, ए और ओ। जब ये ए और ओ किसी अन्य वर्ण से मिले और जब अय और औ के रूप में परिवर्तित हो तो वहाँ पर होगी बच्चों अयाधि संधि। तो ये आप ये बच्चों ध्यान रखना कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं और संधि के 3 प्रकार होते हैं। हमने स्वर संधि के 5 प्रकार भी बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास कार्य को और अच्छे से करते हुए इन्हें समझिएगा। अब आती है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन वर्णों का व्यंजन से या किसी स्वर वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब अभी तक तो हमने स्वर वर्ण आपस में मिल रहे थे, अभी हमने देखा कि 11 स्वर जो आपस में मिलते थे उन्हें हम कहते हैं स्वर संधि। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, व्यंजन संधि है। व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ण जो बिना किसी स्वर की सहायता के, मतलब जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम मान लो बच्चों क को ही बोलना चाहें, अगर मैं यहीं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हमको बोलना ही है बच्चों क, तो हम इस क को कब तक नहीं बोल सकते, जब तक इसके पीछे अ नहीं लग जाए, है ना, क प्लस अ, तभी हम इस क को बोल सकते हैं। जैसे यहाँ क व्यंजन है, क से लेके ख ग द तक व्यंजन ही होते हैं, लेकिन हर के पीछे आपको अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। जैसे हमने क को भी बोलने के लिए या हलंत को हटाने के लिए हमें क्या लगा, अ लगा। मतलब व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। तो आप तो ये ध्यान रखना, जैसे कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, जैसे इस प्रकार से विग्रह करे हुए दे देते हैं और बोलते हैं कि बताओ कौन सी संधि है। तो जब भी ये हलंत आ जाए, हलंत कब आता है, जब व्यंजन होता है। अब पहले शब्द का आखिरी अक्षर यहाँ व्यंजन होना आवश्यक है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि जब पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो जब भी ये हलंत आ जाए वहाँ आँख बीच के बच्चों लिख दो कि वहाँ पर व्यंजन संधि है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, शटानन, शट प्लस आनंद षडानन,
सच्चरित सत्व प्लस चरित्र सच्चरित, जगन्नाथ जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, दिग्गज दिक् प्लस गज दिग्गज, उज्ज्वल उत प्लस जल उज्ज्वल। ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण है बच्चों। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्वर संधि को समझने में, उसके प्रकारों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन जो व्यंजन संधि होती है उसमें तो ये जो हलंत वगैरह रहते हैं, हलंत आ जाते हैं समझ में। उसी प्रकार से इसके और इसकी जो अपन संधि विच्छेद करते हैं, इसके लिए हमें अपनी थोड़ी से अभ्यास कार्य में से अपनी वोकैब्युलरी को मतलब मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है, तभी हम इनको अच्छे से समझ जाते हैं। उसके बाद में आती है बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब इसमें पहले शब्द का आखिरी अक्षर क्या होना चाहिए? विसर्ग। हमने व्यंजन संधि में देखा था कि दूसरा शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो सकता है, लेकिन विसर्ग हमेशा पहले शब्द का आखिरी अक्षर ही होता है, वो दूसरे शब्द का पहला अक्षर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये स्पष्ट है कि जब पहले शब्द का आखिरी अक्षर विसर्ग हो और दूसरा शब्द का पहला अक्षर स्वर या फिर व्यंजन हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। विसर्ग, ये आप जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि जो हिंदी में अह होता है वो विसर्ग होता है, 2 बिंदी लगती है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ह के आधार पर। कैसे होता है इसका प्रोनाउंसिएशन? ह। जैसे पुनरुक्ति, पुनः प्लस उक्ति, तो जब भी ये 2 बिंदी आ जाए तो वहाँ आँख मिच के लिख दो बच्चों की कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। मनोविज्ञान, मनः प्लस विज्ञान रजोगुण, रजः प्लस गुण रजोगुण। निर्जन, निह प्लस जन इक्वल टू निर्जन। अतएव, अतः प्लस एव इक्वल टू अतएव। इस प्रकार से स्पष्ट है बच्चों कि ये विसर्ग संधि है। अब आपको इसके नोट्स भी, इसकी PDF फाइल भी मैं बनाकर भेज दूंगी। ये मैंने जो परिभाषा वगैरह लिखी है ये इजी लैंग्वेज में, आपको बुक्स में थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में मिलेगी जो समझ भी नहीं आएगी, तो प्लीज़ आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों। और कोई भी परेशानी हो तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।